नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बेटियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये साफ हो चुका है। मामला संभल से सामने आ रहा है। गुन्नौर कोतवाली से सामने आया, जहां तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार पूछताछ के नाम पर दुष्कर्म पीड़िता किशोरी से अश्लील बातें करने के आरोप में घिर गए हैं। बातचीत के 2 ऑडियो वायरल हुए हैं। पीड़िता के भाई की शिकायत पर एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है। दुष्कर्म की यह घटना जून में हुई थी। किशोरी के परिजनों का कहना है कि बतौर विवेचक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का हवाला देकर पीड़िता से कई बार पूछताछ की। वहीं प्रयागराज में दागदार खाकी की शर्मनाक करतूत का मामला सामने आया। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट तैयार करने का हवाला दिया, फिर अश्लील बातें की। खुद को खुदा मानने वाले इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपनी मर्यादाओं को भूलकर पीड़िता पर व्हाट्सएप कॉल करने का दबाव बनाने लगे। फोन पर पूछताछ में मेडिकल के दौरान क्या कुछ हुआ, किन चीज़ों के सैंपल लिए गए जैसे सवाल पूछने लगे। 1-2 बार ऐसे शब्दों से बात शुरू की जिसका संबोधन प्रेमिका के लिए किया जाता है। इस तरह की बातचीत के वायरल हुए ऑडियो में 1.58 मिनट और दूसरा 1.10 मिनट का है। पीड़िता के भाई ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि विवेचक द्वारा आरोपियों से साठगांठ कर 2 आरोपियों के ही नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। गवाहों के सही बयान दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उधर आरोपी इंस्पेक्टर का कहना है कि ऑडियो की मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने किसी से अश्लील बातें नहीं की हैं। जांच निष्पक्ष की गई है। थाना गुन्नौर में नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के संदर्भ में एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। इस आख्या के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन किया जाएगा, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में एक महिला का आरोप है कि उसके फोन पर कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा फोन किया था। इस पर उसने जंगई पुलिस चौकी में शिकायत की थी। इसी दौरान चौकी प्रभारी सुधीर पांडे ने उसका मोबाइल नंबर लिया। महिला के मुताबिक उसका पति मुंबई में काम करता है। उसे अकेला जानकर अर्जुन सबाजीत निवासी मधई का पूरा जंगई बाबा नगर व चनेतू गांव निवासी संतोष पांडे व चौकी प्रभारी सुधीर पांडे उसके मोबाइल पर फोन कर अश्लील बातें करने लगे। बीती 21 सितंबर की शाम करीब 6 बजे महिला को चौकी पर बुलाया। होश नहीं रहा। ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, दारू भी सब। हाँ, बहुत नशे में। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात ये, क्या जब आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ या पुलिस वालों हाँ, कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं कुछ। तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाई हैं? पहुंचाए है, लेकिन हम कुछ होता नहीं। तो क्या चाह रही हैं? हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय मिले। चौकी पर जाते समय रास्ते में दुर्गागंज बाईपास पर ही दरोगा सुधीर अपनी निजी कार में बैठा था। उसने महिला को बुलाया और कहा कि तुम्हारे मोबाइल पर धमकी भरा फोन करने वाला व्यक्ति भदोई का है, उसे पकड़ना है। चौकी प्रभारी सुधीर पांडे ने जबरदस्ती महिला को कार में खींचकर बैठा लिया। दुर्गागंज के पास ठंडे पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी दरोगा ने दुष्कर्म किया। शराब के नशे में दुध चौकी प्रभारी भदोई से जंगई आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में गौरा थाना दुर्गागंज भदोई में कार अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में महिला को भी चोटें आई। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और चौकी प्रभारी व महिला को जंगई पहुंचाया। आरोप है कि घटना को छिपाने के लिए चौकी प्रभारी सुधीर ने अर्जुन सबाजीत व संतोष पांडे ने उसे जान से मारने की धमकी दिलवाई। परेशान महिला ने उच्च अधिकारियों से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अफसरों के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस की माने तो चौकी प्रभारी समेत 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही चौकी प्रभारी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच एसपी हंडिया को सौंपी गई है।
तो दरअसल ये खाकी है, ये वर्दीधारी जिनके कंधों पर, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और वही जब भक्षक बन जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो राम भरोसे है। समाज की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राम भरोसे है, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए, ये घटनाएं काफ़ी हैं कि हमारे जो खाकीधारी वर्दीधारी हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्योंकि ये जो मामला सामने आ रहा है, जब एक महिला का रेप होता है या दुष्कर्म होता है उसके साथ, वो उस बात की तहरीर थाने में देती है और फिर उसके बाद इस तरीके से पूछताछ करना, और पूछताछ के जरिए न जाने कितनी बार रेप कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये अभद्र तस्वीर एक दारोगा की सामने आ रही है, चौकी प्रभारी की सामने आ रही है, जहाँ पर नशे में धुत होकर महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, जो समाज की सुरक्षा का ठेका लिए बैठे हैं, जिनके कंधों पर यह कहा जाता है कि समाज सुरक्षित है क्योंकि प्रशासनिक अमला सतर्क है और इसीलिए समाज सुरक्षित है। लेकिन जब सुरक्षा देने वाले ही भक्षक बन जाएंगे, रक्षक ही भक्षक होगा, तो हालांकि ये महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। संभल से जो तस्वीर सामने आई, उत्तर प्रदेश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अगर दुष्कर्म हुआ, रेप पीड़िता थाने में जाती है, इस बात की तहरीर देती है और बताती है, मेडिकल परीक्षण होता है बाकायदे, लेकिन इसके बाद भी कई बार जो दारोगा होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, वो बातों के जरिए किस तरीके से व्यवहार करते हैं। एक महिला होना क्या गुनाह है समाज में, क्योंकि जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे ये कहा जा सकता है क्योंकि महिला है तो अगर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है एक रक्षा करने की, सुरक्षा करने की, वही इस तरीके से पेश आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? समाज में लगातार जो अपराध है वो चरम पर है। अपराध पर लगाम लगाने वाले भी पूरी तरीके से अपराध को बढ़ावा देने का अब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये दारोगा और चौकी प्रभारी की करतूत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज मुद्दे की बात में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। संभल से हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़े हुए हैं, विनय मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सुधीर शर्मा पूर्व IPS अधिकारी हैं और आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। रुख संभल का कर लेते हैं, संभल का रुख कर लेते हैं। रईस अलवी, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, पूरी घटना की जानकारी आपको विस्तार से देना चाहूंगा कि जनपद संभल के किन्नौर कोतवाली के इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर क्राइम पर तैनात इंस्पेक्टर ने पीड़ित महिला से आशिक मिजाज इंस्पेक्टर बोलिए या अश्लील इंस्पेक्टर बोलिए, इस प्रकार की जो पीड़ित महिला थी, जो बलात्कारी महिला थी, वो अपनी गुहार लेकर, अपना पीड़न लेकर थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले उसे 10 चक्कर तो उसे लगवाए जाते हैं, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि कहीं ना कहीं जाके वो अपनी तहरीर वापसी ले ले, जिससे वो छेड़छाड़ का यानी कि बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए। कहीं जाकर बड़े उच्च अधिकारी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तब जाकर उसकी छानबीन की जाती है, जांच की जाती है, और जांच भी ऐसी की जाती है कि जांच के आधार पर पूरी खाना पूर्ति की जाती है। हम आपको बता दें कि हर थाना परिषद में एक महिला डेस्क बना हुआ है, लेकिन महिलाएं के संबंध में पूछताछ नहीं करती हैं। एक जो जेंट्स दरोगा होते हैं, जो जेंट्स इंस्पेक्टर होते हैं या कांस्टेबल होते हैं, वो महिलाओं से अश्लील तरीके से बातें करते हैं, बिल्कुल अश्लील व्यवहार करते हैं और इस तरीके से नंबर लेकर खुद इसी श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, जिस तरीके से जो आरोपी हैं, जो रेप की घटना को अंजाम देते हैं, दुष्कर्म करते हैं। रईस अलवी, आपका वापस से रुख करेंगे, प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। विनय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। प्रयागराज की घटना को लेकर अपडेट क्या है विनय? जी, आपको बता दें कि प्रयागराज के सराय ममरेश थाना अंतर्गत जंघई पुलिस चौकी का पूरा मामला है, जो कि ये दरोगा द्वारा जो है ये कुकृत्य किया गया है। एक दलित महिला है
जो कि अपनी न्याय की गुहार लगाने जो है चौकी पर जाती है, जंघई चौकी पर जाती है, और उसको जो है इस तरीके से दरोगा व उनके 3 साथियों के द्वारा इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ ये इस तरीके का कृत्य किया जाता है, जिसके द्वारा महिला जो है इसी तरह अपना बचाव करके आती है और वहां पे उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती है, जिस पर यह दरोगा को जो है निलंबित कर दिया जाता है। जी सुधीर शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। सुधीर शर्मा जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इन घटनाओं को देखकर? प्रतिक्रिया आपकी। निंदनीय है, शर्मनाक है। वर्दी पे एक धब्बा है। जिस व्यक्ति ने कृत्य किया है वो सजा का दोषी है। अभी तो निलंबन हुआ है, आगे इससे और सख्त कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी भी सामाजिक माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, ये जो समाज का एक रवैया या ये कहा जाए जो ताना बाना है, जो इंसानियत है, वो महिलाओं के प्रति इतनी निष्ठुर क्यों होती जा रही है? चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो राजनेता हो, या फिर समाज में रहने वाला एक आम व्यक्ति हो, वो महिलाओं को सिर्फ एक ही नजर से क्यों देखता है? देखिए सोनी जी, पहली बात तो ये कि चाहे ये संभल की घटना हो या इलाहाबाद की घटना हो, दोनों ही घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर सच्चाई जानिए तो संभवतः ये हर जिले के हर थाने की घटनाएं होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये खुल के आ गया है, बहुत से मामले आते नहीं है। ये आज भी बहुत बड़ी संख्या में, ये कह लीजिए कि 75% लोग आज भी, महिलाएं खासकर थाना में जाने से डरती हैं। वो पुलिस वालों के सामने नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि पुलिस वालों की जो भाषा होती है, थानों में जाइए आप कभी थाने में जाकर के रिपोर्टिंग करिए, मैंने तो कई बार देखा है उन लोगों की भाषाएं इस तरह की होती हैं जो थोड़ा बहुत भी संभ्रांत परिवार का होगा वो वहां से आ जाता है, नहीं चाहता कि पुलिस से इस तरह की। तो पुलिस को अपनी भाषा, अपनी शैली में परिवर्तन लाना होगा। आदर्श थाने बन गए हैं, महिला पिंक बूथ बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या हो रहा, घटनाएं क्या हो रही, जिनके ऊपर रक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिनसे हम न्याय की उम्मीद करने गए थे, न्याय मांगने गए थे, वो उन्होंने खुद ही अपराध कर दिया। अब उसके बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्योंकि क्या है, आज भी थाने में जाइए, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है। ऊपर हर ज्यादा देखिए प्रश्नों जब आते हैं, बयान आते हैं कि उच्च अधिकारियों के अभाव में फला थाने में रिपोर्ट दर्ज की, यानी कि अगर उच्च अधिकारियों को दबाव ना हो तो ये इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज होते हैं। बिल्कुल, ये इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं क्योंकि पुलिस, ये कहा जाए जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस हमारी आज भी मित्र पुलिस नहीं बन पाई है, क्योंकि ये बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आलोक जी, मतलब 33% हम लोग 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां न्याय की व्यवस्था की बात आती है, जहां न्याय के लिए लोग जाते हैं, वह न्याय देने वाला, न्याय करने वाला ही अगर भक्षक का रूप धारण कर लेगा तो आखिर वो व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ जाएगा, किससे न्याय गुहार लगाएगा? और यही कारण है कि आप देखिए जिलों में अगर लोगों की समस्याओं का निपटारा हो जाए, समस्याओं का निराकरण हो जाए तो लोग राजधानी में ना आए। आज भी इतनी सुरक्षा होने के बाद भी जब देखिए तब विधानसभा के सामने लोग आत्मदाह करने चले आते हैं किसी न किसी मामले को लेकर के। आखिर ये क्यों हो रहा है? तो इस पे हमको फोकस करना होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग की, और मीटिंग के बाद कप्तानों को डांट भी लगाई कि बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग ली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, हिदायत दी, नाराजगी जाहिर की, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि एक दारोगा और एक चौकी प्रभारी खुद अपराधी, खुद दुष्कर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे तो एक बात ये भी साफ हो जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी या उनकी नसीहत या हिदायत का भी कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है इन दारोगाओं पर और इन चौकी प्रभारियों पर। तो कैसे लगेगा अपराध पर अंकुश जब इस तरीके से रक्षक ही भक्षक बनते हुए नजर आएंगे? लगातार हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक रवैये को लेकर। जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं वो कानून व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर तो सवाल उठा ही रही हैं, लेकिन ये जो कुकृत्य सामने आ रहा है चौकी प्रभारी की तरफ से, इस कृत्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाज की सुरक्षा का ठेका अब किसकी जिम्मेदारी होगी?
हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संभल का रुख कर लेते हैं। रईस अलवी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रईस अलवी, आपका रुख करेंगे। प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई ऐसे मामलों को लेकर, और आखिर 10 बार चक्कर लगाने के बावजूद भी क्यों उसकी बात को अनसुना किया गया? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये क्राइम इंस्पेक्टर जो तैनात थे गिरनौर क्षेत्र में, वो जब मामला पीड़ित महिला को उन्होंने 10 बार बुलाया फोन पर, और फोन के आधार पर बुलाने के बाद जब वो महिला से पूछताछ करते थे, अश्लील बातें करते थे, तो महिला काफी परेशान हो गई और महिला ने जाकर किसी से राय ली और राय के आधार पर उस महिला ने इस इंस्पेक्टर की ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। जब रिकॉर्डिंग ऑडियो वायरल हुई और वायरल के आधार पर जो आला अधिकारी हैं उन्होंने पल्ला झाड़ने का प्रयास किया 2 दिन तक। जब वो ये मामला मीडिया में जागरूक हुआ तब जाके पुलिस कप्तान ने इंस्पेक्टर को जो निलंबित कर दिया और एएसपी को इसकी जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच तो केवल खाना पूर्ति है, दिखावा है, जनता को गुमराह करने का एक सहारा है। कहीं ना कहीं जो महिला को पूछताछ करनी चाहिए, महिला के संबंध मामले में महिला से पूछताछ ना करके जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो मर्द इंस्पेक्टर होते हैं, वो पूछताछ करते हैं, वो अश्लील बातें करते हैं, जिससे जो महिला होती हैं वो बहुत सारी बातें छपा जाती हैं और बताने से हिचक जाती हैं। प्रयास जो सामने आते हैं वो नहीं आ पाते, इसको लेकर काफी समस्या सामने आती है। बिल्कुल, ये हकीकत है रईस अलवी, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, विनय मिश्रा का रुख करते हैं। विनय, इसमें जो पीड़िता है वो न्याय की गुहार लगा रही है कि उसे इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ पीड़िता का कहना है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पीड़िता और उसके घर वाले डरे सामने हुए हैं। वो ये कह रही है, परिवार वाले यह कह रहे हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर आम जनता कहाँ जाएगी न्याय मांगने। कि वो एक अश्लील मैसेज जो उसके मोबाइल पे आ रहे थे, जिसकी जो है शिकायत करने वो चौकी पे पहुंची थी, और जिस दौरान जो है उसको जो है महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर उसको भेजना चाहिए था दरोगा जी को, लेकिन वहां पर न भेज करके ना ही महिला वहां दरोगा की तैनाती थी। वो स्वयं उस मामले की जांच करने के लिए उसको कार में घसीट ले गए और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला के वो खुद और 3 साथियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। जी बिल्कुल, अब अपराध जो है, जहां पर लोग न्याय की आस लेकर बैठते हैं कि हम किसी भी अपराधी के खिलाफ तहरीर देंगे थाने में जाकर, तो उस थाने में जाकर भी अब एक महिला सुरक्षित नहीं है, ये कहा जा सकता है। सुधीर जी, आपका रुख करेंगे। आखिर ये बदलाव, क्योंकि लगातार देखा गया पिछले दिनों कोशिश होती नजर आई सत्ता पक्ष की, शासन स्तर पर लगातार ये प्रयास होता नजर आ रहा है कि जो एक छवि है पुलिस की, वो आम जनता के बीच कभी भी अच्छी नहीं हो पाई, और उस छवि को बेहतर करने का प्रयास शासन स्तर पर किया गया कि हमारी जो ये पुलिस है वो मित्र पुलिस बन पाए। कैसे बन पाएगी मित्र पुलिस? सुनिए, आपके माध्यम से हम आम जनता से एक अनुरोध करके एक सलाह भी देना चाहेंगे। ये जो घटना घटित हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है, निंदनीय है, शर्मनाक है और दोषियों सजा सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी जनता थोड़ी सी जागरूक हो जाए तो इस घटना को टाला जा सकता था। आपके माध्यम से आम जनता से अपील करके जागरूक करना चाहेंगे कि कभी भी उनके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज किसी भी तरह का आता है, कृपया थाने ना जाए 1090 पे 112 पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करा दें। घर बैठे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको थाने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार सुधीर जी, कई बार 1090 पे कॉल करना और ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं, कई बार आधे 1-1 घंटे बीत जाते हैं और इस नंबर पर कोई संपर्क नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं। मैं सुनिए, आप जानते हैं नेटवर्क की कितनी समस्या है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और लाइनें लिमिटेड 112 की। पूरी यूपी भर से कॉल एक साथ सेंट्रलाइज होती हैं। आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो मैसेज तो गायब नहीं हो रहा है ना, 1 घंटे बाद आपकी लॉस कंप्लेन हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर बैठे अपराधी को सजा मिलेगी। ये जिम्मेदारी हम लेते हैं पुलिस की तरफ से। और निश्चित जान लीजिए 1090 112 इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग इसके संपर्क में आ रहे हैं उनको देखिए, आप मानते हैं कि अगर कंप्लेन ना होती कि थाने जाने में आम जनता को जरूरत पड़ रही तो 112 का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता।
चाइल्ड हंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता। आपको याद दिला दें, आज से 20 साल पहले एक हमारे पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, डॉक्टर शैलजाकांत मिश्रा, जो वृंदावन में है, वो आईपीएस अफसर थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिटर्न स्टेटमेंट दिया था एज ए पुलिस ऑफिसर कि अगर हम पुलिस की वर्दी में ना हो, गनर हमारे साथ ना हो, हमारी थाने जाने की हिम्मत नहीं है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एक आईपीएस 3 आईपीएस ऑफिसर का है। तो अब सोचिए कि पुलिस किस परिस्थिति में काम करती है और आम जनता की पुलिस की क्या छवि है। हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान ढूंढना हमारा और आपका कर्तव्य है। समस्याएं आती है, समाधान ढूंढा जाता है। 1090 112 इसीलिए बने हैं कि आपको किसी भी समस्या के लिए छोटी मोटी आने जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए, आपका बस फॉलो बैक आएगा, फोन आएगा कि आपने 1090 पे कंप्लेन की थी लड़की ने, आपका आप संतुष्ट हुई कि नहीं हुई, फोन आने बंद हुए कि नहीं हुए। आजकल तो देखा जाए सुविधाएं तो बहुत हैं, ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी कंप्लेन को, सीएम पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं अपनी कंप्लेन को, लेकिन उसके बाद भी जो एक तरीका होता है, जो थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी होते हैं वो बुलाते हैं दोनों ही पक्षों को, फिर बातचीत करवाते हैं, आपस में सुलह करवाते हैं, इस तरीके की भी चीज़ें सामने आती हैं। तो इस तरीके से भी जो मामले हैं वो रफा दफा किए जाते हैं। लेकिन क्या लगता है महज इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए इस समस्या का समाधान है? सुधीर जी, समाधान हो रहा है। इस सिस्टम में भी जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी समाधान किया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि चौकी पे बुला के आपस में समझौता करा देते हैं। समझौता करने वाला 16 साल से कम नहीं है, समझौता कराने वाला भी 16 साल से कम नहीं है। दोनों समझदार हैं। परिवार में झगड़ा होता है, परिवार का मुखिया समझौता कराता है कि नहीं कराता है? कंप्रोमाइज एक्ट क्यों बना? कोर्ट भी कहती है काउंसलिंग में जाइए, पति पत्नी का विवाद है, समझौता कर लीजिए। देखिए समझौता होता तो ये वरना कोर्ट में आइए, हम न्याय देंगे। लेकिन सुधीर जी, कानून भी बना दिए गए, कानून बनने के बावजूद देखा गया कि अपराध और चरम पर है और कानून के रखवाले ही अब अपराधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आ रहा है। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रईस अलवी, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। विनय मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो समाज की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि समाज अब असुरक्षित हो चुका है और एक तरफ जिस तरीके से महिला आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है, जब महिला ही सुरक्षित नहीं है तो उस आरक्षण के क्या फायदे होंगे? इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।